नमस्कार, जनवार न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर गलियारा की भूमि पर बनाए जा रहे जोड़ा घर व पार्किंग बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक सुरंग मिली है। इस सुरंग को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने खुदाई का काम रुकवा दिया है। सिख सद्भावना दल के मुखी व श्री हरमंदिर साहिब के पूर्व रागी भाई बलदेव सिंह वडाला सुरंग मिलने की सूचना मिलते ही समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। भाई वडाला ने मांग की कि यह सुरंग एक ऐतिहासिक व गुरु साहिब से संबंधित प्रतीत होती है, इसलिए इस सुरंग की आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की सहायता से दिखाई करवाकर इसकी सच्चाई को संगत को बताया जाए। उधर SGPC और कार सेवा वाले बाबाओं के समर्थकों ने इस सुरंग को बंद करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। इसके बाद SDM विकास हीरा प्रशासनिक अधिकारियों समेत मौके पर पहुंचे और चल रहे काम को अगले आदेश तक रुकवा दिया। भाई वडाला ने कहा कि नानकशाही ईंटों से बनी इस सुरंग में कमरे बने हुए प्रतीत हो रहे हैं, इस कारण इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि SGPC गुरु साहिब के साथ संबंधित यादगारों को नष्ट करना चाहती है। इसको सिख कौम और पंथ सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक इस सुरंग की सच्चाई पता नहीं चल जाती तब तक वह आगे के निर्माण कार्यों को चलने नहीं देंगे। उधर इस संबंध में SGPC का अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे SDM विकास हीरा ने कहा कि प्रशासन के अगले आदेशों तक यहां पर हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। संगत की मांग को मुख्य रख जमीन के नीचे से मिली सुरंग की सच्चाई का प्रशासन पता लगाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बस में ब्लास्ट में अपनों की मौत के बाद चीन सतर्क हो गया है। इस आतंकी हमले के बाद चीन का अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान से भरोसा उठ गया है। अब वह फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने विस्फोट की जांच के लिए पाकिस्तान में अपनी विशेष जांच टीम भेजी है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण CPEC की बैठक भी रद्द कर दी गई है। माना जा रहा है कि चीन के इन फैसलों के बाद दोनों देशों के रिश्ते में खटास आ गई है। बस विस्फोट में अपने नागरिकों की मौत के बाद चीन इस मामले की असलियत सामने लाना चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विस्फोट मामले में मदद पहुंचाने के लिए चीन का एक दल पाकिस्तान जाएगा। विस्फोट किस वजह से हुई इसका पता लगाया जाएगा। हमने पाकिस्तान सरकार से इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए कहा है। इसके साथ पाक में चीनी नागरिकों की सुरक्षा की समीक्षा भी की जाएगी। इस आतंकी हमले के बाद चीन और पाकिस्तानी रिश्ते पर गहरा असर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच होने वाली महत्वपूर्ण CPEC की बैठक रद्द हो गई है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रमुख और पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रवक्ता मेजर जनरल असीम बाजवा ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि CPEC की यह बैठक अब ईद के बाद होगी। पहले CPEC पर JCC-10 की बैठक 16 जुलाई 2021 को होने वाली थी। उसे ईद के बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही एक नई तारीख को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस घटना के बाद चीन के तेवर देखकर पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि शुरुआती जांच में बस के अंदर विस्फोटक सामग्री के अंश मिले हैं और इसे आतंकवादी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के रुख में यह बदलाव तब आया जब चीन ने कहा है कि वह इस विस्फोट की जाँच के लिए अपना एक दल भेजेगा। आपको बता दें कि चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रही बस में विस्फोट होने से 9 चीनी नागरिकों और फ्रंटियर कोर के 2 सैनिकों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 39 अन्य लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि घटना के बाद बस गहरी खाई में गिर गई। पाकिस्तान का कहना है कि गैस का रिसाव होने से विस्फोट हुआ, वहीं चीन ने इसे हमला बताया है। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। वे न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। 2018 में उन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। टोलो न्यूज़ के मुताबिक स्पिन बोल्डक जिले में दानिश पिछले कई दिनों से मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस जब एक रेस्क्यू मिशन पर थी तब दानिश उनके साथ मौजूद थे। दानिश के 3 दिन पहले किए ट्वीट में भी इसका जिक्र है। दानिश ने अपने ट्विटर हैंडल पर 13 जुलाई को एक पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि वे पूरे अफगानिस्तान में कई मोर्चों पर लड़ाई कर रही अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ हैं। उन्होंने लिखा था, मैं एक मिशन पर इन युवाओं के साथ हूँ। आज कंधार में ये फोर्सेस रेस्क्यू मिशन पर थीं। इससे पहले ये लोग पूरी रात कॉम्बैट मिशन पर थे। इसी हफ्ते जब तालिबान ने कंधार के स्पिन बोल्डक पर कब्जा किया तो स्पेशल फोर्सेस के साथ लगातार उसकी मुठभेड़ शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। दानिश इसी मिशन को कवर कर रहे थे। अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद मामूनजई ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है।
हत्या किसने की और इसकी वजह क्या थी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। फरीद मामुनजई ने ट्वीट में लिखा, कंधार में गुरुवार रात दोस्त दानिश की हत्या कर दी गई। इस घटना से बहुत दुखी हूँ। भारतीय जर्नलिस्ट और पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थे। मैं उनसे 2 हफ्ते पहले मिला था, तब वो काबुल जाने वाले थे। उनकी फैमिली के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश ने हाल ही में अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के मिशन की रिपोर्टिंग की थी। इस मिशन के दौरान अफगानिस्तानी फोर्सेस एक ऐसे पुलिस वाले को रेस्क्यू कर रहे थे जो अपने साथियों से अलग हो गया था और तालिबानियों के साथ लगातार लड़ता रहा। दानिश की इस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि तालिबानियों ने किस तरह रॉकेट से अफगानी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया था। दानिश मुंबई के रहने वाले थे। उन्हें रॉयटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ के साथ पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया था। 2007 में उन्होंने जामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली थी। उन्होंने टेलीविजन से अपना करियर शुरू किया और 2010 में रॉयटर्स से जुड़े। इसी हफ्ते जब तालिबान ने कंधार के स्पिन बॉर्डर पर कब्जा किया तो स्पेशल फोर्सेस के साथ लगातार उसकी मुठभेड़ शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। दानिश इसी मिशन को कवर कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य सरकार के वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, जबकि उपराज्यपाल चाहते थे कि केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस के सुझाए वकीलों के पैनल को मंजूरी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार सरकारी वकीलों के पैनल को ही किसानों जुड़े मामलों में लगाना चाहती थी। इसके तहत ही कैबिनेट ने पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया है। अब कैबिनेट का फैसला उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को मुद्दा बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार अभी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात करने का सर्वोत्तम अवसर है। उनके अनुसार अभी इस मुद्दे पर बात करने के 2 प्रभाव होंगे। पहला, आम जनता बढ़ती जनसंख्या के खतरों के बारे में समझ चुकी है और काफी हद तक मानसिक रूप से तैयार भी है, और दूसरा, इससे यह भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या वर्ष 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में इस विषय को चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि काफी समय से न केवल भाजपा वरन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भी जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लेकर कार्य करने की बात कहता रहा है। संभवतः यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के प्रावधानों को सार्वजनिक कर आम जनता से सुझाव मांगे हैं। यूपी सरकार के प्रस्तावित विधेयक में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी तथा अन्य लाभों को प्रतिबंध करने तथा 1 संतान वाले लोगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। ऐसा ही एक बिल आसाम में भी लाया जा रहा है और धीरे धीरे कई अन्य राज्य भी इस मुद्दे पर गंभीरता से सोच रहे हैं। भाजपा के सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया है। उन्होंने बिल रखते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संघर्षों का कारण बनती है। यदि हम अपने लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन चाहते हैं तो हमें इस विषय में सोचना ही होगा। उन्होंने कहा कि सभी संसाधनों को नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाना चाहिए। धन्यवाद।